नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की पड़ताल करने जा रहे हैं जहां क्रिसमस की जगमगाहट के पीछे एक बहुत ही भयानक और स्याह हकीकत छिपी हुई थी। चलिए इस पूरे केस को परत दर परत समझते हैं। तो ये है केस फाइल 1225, रेनाल्ड और मार्लिन का मामला। अब हम गहराई से ये देखेंगे कि कैसे आप सोचिए छुट्टियों का जो खुशनुमा माहौल होता है वो किसी के लिए जुनून और आतंक का एक हथियार बन सकता है और जिसका अंजाम एक बेहद दुखद घटना में होता है। तो इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। मार्लिन और उसके सहकर्मी रेनाल्ड, उनके बीच का रिश्ता पहले कैसा था? क्योंकि शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। देखिए, सब कुछ कितना सामान्य था। रेनाल्ड और मार्लिन एक ही ऑफिस में काम करते थे। एक दिन मार्लिन ने बस यूं ही रेनाल्ड के घुंघराले बालों की तारीफ कर दी, बस इतनी सी बात। और रेनाल्ड ने इसे कुछ और ही समझ लिया। उसने सीधे सीक्रेट सेंटा गिफ्ट में शादी का प्रपोजल भेज दिया, एक लव लेटर और अंगूठी के साथ। जाहिर है मार्लिन ने मना कर दिया और बस इसी इनकार के बाद रेनाल्ड ने नौकरी छोड़ी और पूरे 1 साल के लिए गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। ठीक 1 साल बाद वो खामोशी टूटी। रेनाल्ड का जुनून वापस लौटा, लेकिन इस बार 3 अजीबोगरीब गिफ्ट्स की शक्ल में। और ये कोई आम तोहफे नहीं थे। हर एक गिफ्ट मार्लिन को मानसिक तौर पर तोड़ने के लिए एक सोची समझी चाल थी। सबूत नंबर 1। पहला गिफ्ट आया सीक्रेट सेंटा के नाम पर, एक छोटी सी सेंटा की गुड़िया। लेकिन वो टूटी हुई थी, गंदी थी। सोचिए, क्रिसमस की खुशी का जो प्रतीक होता है उसे एक घिनौनी चीज में बदल दिया गया था। तो ये सिर्फ एक टूटी हुई गुड़िया नहीं थी। नहीं, असल में ये रेनाल्ड की अपनी मानसिक हालत का आईना था। टूटा हुआ, गंदा और अंदर से खतरनाक। ये एक तरह का सिग्नल था, एक छिपी हुई धमकी कि उसका जो लगाव था वो अब नफरत और गुस्से में बदल चुका था। और फिर आया दूसरा गिफ्ट, जिसने इस आतंक को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। ये एक ब्रेसलेट था जो असली इंसानी बालों से बना था। और जानते हैं वो बाल किसके थे? रेनाल्ड के। वहीं भूरे घुंघराले बाल। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस ब्रेसलेट के पीछे जो मेटल का दिल था, उस पर खरोच कर लिखा था, मैं यहीं हूं। सोचिए जरा, ये कितना डरावना संदेश है। ये एक खुली घोषणा थी कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हारे आसपास ही हूं। देखिए, ये सिर्फ एक अजीब तोहफा भेजने की बात नहीं थी। साइकोलॉजी में इसे एक खास नाम दिया गया है, फोर्स्ड प्रॉक्सिमिटी, यानी जबरदस्ती की नज़दीकी। ये स्टॉकिंग की एक बहुत ही आम तकनीक है। इसका मकसद होता है विक्टिम को ये महसूस कराना कि वो कभी अकेला नहीं है, उस पर लगातार नज़र रखी जा रही है, ताकि वो मानसिक रूप से टूट जाए, उसकी शांति छीन ली जाए। और फिर तीसरा और आखिरी गिफ्ट, इसने तो सारी हदें पार कर दी। ये एक पोलरॉइड फोटो थी जो मार्लिन के अपने बेडरूम के अंदर से ली गई थी। और उस तस्वीर में सैंटा हैट पहने एक धुंधली सी परछाई दिख रही थी। ये तीसरा सबूत रेनाल्ड के दिमागी तौर पर पूरी तरह टूटने का आखिरी स्टेज था। अब बात सिर्फ इशारों या धमकियों की नहीं थी। अब वो ये साबित कर रहा था कि वो मार्लिन की सबसे सुरक्षित जगह, उसके बेडरूम तक पहुंच सकता है। ये एक तरह से उसकी जिंदगी पर अपना कब्जा जमाने जैसा था। तो एक तरफ ये सब हो रहा था, लेकिन इसका मार्लिन पर क्या असर पड़ रहा था? चलिए अब मार्लिन की मनोवैज्ञानिक हालत को समझते हैं कि कैसे वो धीरे धीरे पैरानोया का शिकार हो रही थी। मार्लिन के लिए जो हकीकत थी वो बहुत डरावनी थी। उसे लगता था कि एक बड़ी सी गुड़िया उस पर हमला कर रही है। उसे बिना शरीर के किसी की हंसी सुनाई देती थी। उसे रेनाल्ड के भूत दिखाई देते थे। लेकिन क्लिनिकल नजरिए से देखें तो ये सब असल में अत्यधिक तनाव और डर की वजह से हो रहे नाइटमेयर्स, हैलुसिनेशंस और पैनिक अटैक्स थे। उसका दिमाग डर के मारे उस पर ही हावी हो गया था। लेकिन इस केस का जो सबसे चौंकाने वाला, सबसे अजीब हिस्सा है, वो तब सामने आता है जब हम असल में हुई घटनाओं की टाइमलाइन और मार्लिन जो महसूस कर रही थी उसकी टाइमलाइन, दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। पहले दिन फोरेंसिक सबूतों के मुताबिक रेनाल्ड ने खुद को मार्लिन के गार्डन में जिंदा दफन कर लिया। अगले 12 दिनों तक उसका शरीर जमीन के नीचे सड़ता रहा। और 12वें दिन जिस सुबह मार्लिन को सबसे भयानक भूतिया अनुभव हुआ, उसी शाम पड़ोसियों को उसकी चीख सुनाई दी और वो मृत पाई गई। और पुलिस को रेनाल्ड की लाश मिली, जो वहां लगभग 10 से 12 दिनों से दफन थी। इसका मतलब साफ है,
जब मार्लिन को लग रहा था कि रेनाल्ड का भूत उसे सता रहा है, असल में रेनाल्ड तब तक मर चुका था। तो अब हम आते हैं इस केस के आखिरी हिस्से पर, पुलिस की फाइनल डीब्रीफिंग, जहां सारे सबूतों को एक साथ रखकर इस मामले को ऑफिशियली मर्डर सुसाइड क्लासिफाई करके बंद कर दिया गया। जब जांचकर्ताओं ने रेनाल्ड के बर्ताव को DSM-5 यानी स्टॉकिंग को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक मानदंडों से मिलाया, तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। अवांछित तोहफे भेजना, निगरानी करना, धमकियां देना और पीड़ित के करीब रहने का जुनून, वो हर एक बॉक्स को टिक कर रहा था। फोरेंसिक रिपोर्ट का निष्कर्ष भी बहुत साफ था। मार्लिन की मौत का कारण था एक्यूट कार्डियक अरेस्ट, यानी दिल का दौरा पड़ना। और ये दौरा क्यों पड़ा? अत्यधिक मनोवैज्ञानिक आतंक की वजह से। इसीलिए भले ही रेनाल्ड ने अपनी मौत के वक्त मार्लिन को शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी उसकी मौत को हत्या ही माना गया, क्योंकि उसकी मौत का कारण रेनाल्ड का फैलाया हुआ आतंक ही था। और उसका वो आखिरी कदम, खुद को जिंदा दफन कर लेना, ये उसके जुनून का सबसे चरम और सबसे भयावह रूप था। ये हमेशा के लिए मार्लिन के करीब रहने की एक कोशिश थी, एक तरह से उस ब्रेसलेट पर लिखे शब्दों "मैं यही हूं" को सच साबित करने का एक भयानक तरीका। वो मरकर भी उस पर कंट्रोल करना चाहता था। और अगर कोई शक बाकी था, तो रेनाल्ड के आखिरी खत ने उससे भी दूर कर दिया। क्रिसमस की शाम भेजा गया वो खत कहता है, तुमने मेरा दिल तोड़ा और मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। मकसद बिल्कुल साफ था, बदला। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब किसी का जुनून हकीकत और वहम के बीच की सारी लकीरों को मिटा दे, तो उससे होने वाली तबाही को हम आखिर क्या नाम देंगे? ये केस एक डरावनी याद दिलाता है कि सबसे बड़ा खौफ किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि खुद इंसान के दिमाग की अंधेरी गहराइयों से जन्म लेता है।